जिस इंडेक्स नंबर के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। कंज्यूमर से क्या मुराद है? जिसको उर्दू में कहते हैं सारिफ, आम सारिफ, यानी कि जो चीज़ें खरीदता है, जो आम परचेज करता है या कोई सर्विसेज के लिए कोई चीज़ पे करता है, कोई सर्विस हासिल करने के लिए। सर्विस से मुराद ये कि अगर आप अपने घर में किसी बंदे को इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए बुलाते हैं, किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, तो वो बेसिकली सर्विसेज होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, और जो रेंट आप पे करते हैं, जो मजदूरी आप देते हैं, वो सर्विस की मद में अमाउंट होती है। तो एक कंज्यूमर जो होता है, यानी कि एक आम बंदा जो एक आम घर में रहता है, वो क्या करता है? वो कुछ चीज़ें परचेज करता है जो उसकी डेली बेस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि फूड है, क्लॉथ है, हाउस है, रेंट है, हाउस रेंट, जो किराए के घर में रहते हैं वो हाउस रेंट देते हैं, बिजली का बिल है, एजुकेशन पे जो खर्चे हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, ईटीसी, इन सब के लिए वो क्या करता है? पैसे खर्च करता है। सेम इसी तरह जो घर में, जैसे मैंने कहा, ज़रूरी काम होते हैं, जैसे प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कराने के लिए बंदे आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं, उनको वो पे करता है। तो ये जो अखराजात हैं, ये बेसिकली उस आम सारिफ का, उस कंज्यूमर के कॉस्ट ऑफ लिविंग होते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं? एक एन इंडेक्स नंबर जो कि डिजाइन किया गया है टू मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर, कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो चेंज है, बेसिकली जो चेंज है उसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स नंबर होता है उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो उसमें एक मार्केट बास्केट, यानी कि चीज़ों का एक मजमुआ होता है। ये जो आइटम्स हैं, इनके जो प्राइस है, इनके ऊपर जो अखराजात होते हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, इनकी प्राइस को, फिर इसके बेस पर एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। अब इसके बाद सबसे आम पॉइंट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन है। इसको कैसे हम मतलब आप कैसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे किसी कंज्यूमर के लिए? ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है इसका आपको स्कोप का पता होना चाहिए। सबसे पहले है स्कोप। स्कोप का सादा अल्फाज में हम कहें तो किस एरिया के लोगों का आपने डेटा लेना है, किस सेक्टर के, वो एजुकेशन सेक्टर का है, वो किसी जो कंज्यूमर है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, या वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो उसका जो है ना आपको डिटेल पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें आप किसी कंज्यूमर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने से पहले इकट्ठे करेंगे, ये सारे कहाँ पे आएंगे? स्कोप में आएंगे। क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जो फैक्ट्री एम्प्लॉइज हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका, और जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनका, या फिर ऐसे जो एम्प्लॉइज जो मुल्क से बाहर काम करते हैं, उनका मिला के आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो यूनिट है, जो लोग हैं, वो सेम जुरिस्डिक्शन में, सेम एरिया में काम करते हो, ये होता है उसका स्कोप। स्कोप के बाद है एलोकेशन ऑफ वेट। एलोकेशन ऑफ वेट भी बहुत जरूरी है। एलोकेशन ऑफ वेट से मुराद ये है कि जितने भी हाउस होल्ड हैं, आपका एक डेटा होगा, उसमें काफ़ी हाउस होल्ड होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हर हाउस होल्ड का जो इनकम है और जो एक्सपेंस है वो इक्वल हो। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए कि जो घराने हैं, अगर आप अपने गांव का ही मिसाल ले लें, गांव में कितने घराने हैं? लेट्स सपोज 300 घराने हैं। इन 300 घरानों का ये मुमकिन ही नहीं है कि हर घर का जो आमदन है, जो इनकम है, वो भी सेम हो और अखराजात भी सेम हो। ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें फिर क्या करना चाहिए कि एक एप्रोप्रिएट सैंपल उठाना चाहिए जो कि सारे घर वालों को पे की रिप्रेजेंटेटिव हो, और फिर हमें एक एप्रोप्रिएट वेट असाइन करने चाहिए उस घर के, उस जो कम्युनिटीज हैं, जो चीज़ें हैं, जो गुड्स वो यूज़ करते हैं, उनको हमें एक खास वेट असाइन करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर उस गांव में अगर व्हीट जो फूड है, मिसाल के तौर पर फूड पे सबसे ज़्यादा जो है ना वेरिएशन है, यानी कि कुछ घराने ऐसे जो फूड पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो हमें इसको एक प्रोपोर्शनेट वेट असाइन करने होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में वेट असाइन करने हैं।
उन तमाम बास्केट, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, जो बास्केट है उसमें जो भी चीजें हैं जिनका हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए हमने सिलेक्ट किया है, उन सबको हमने वेट असाइन करना है। जैसे फूड है, हेल्थ है, जैसे मेडिसिन है। तो मतलब जो आप जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है, प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि जिस कम्युनिटी की, जिस गुड की या जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है इतना ही उसको वेट दिया जाना चाहिए। उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस के बाद उसके प्रोपोर्शनेट उसको वेट असाइन होने चाहिए। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने इसमें वेट असाइन करने होते हैं। ये तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो है प्राइस डेटा, ये बहुत जरूरी है। जो आपके पास अभी जो जिस बास्केट की मैंने जिक्र की, जिसमें जो चीजें थी जैसे फूड है, हेल्थ है, मेडिसिन है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, उनका जो प्राइस डेटा है ये बहुत जरूरी है। तो ये याद रखिएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम रिटेल प्राइस को लेते हैं। रिटेल प्राइस क्या है? जो आम जो दुकानों की जो प्राइस है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं, खरीदारी की जो प्राइस। एक होता है होलसेल प्राइस। ये होलसेल प्राइस जो है वो होलसेल मार्केट की होती है, जहां पर चीजें होलसेल में बेची जाती है या खरीदी जाती है। तो रिटेल प्राइस हमारा बेसिकली क्या होगा, प्राइस डेटे में आएगा। बेसिकली रिटेल प्राइस हम उन शॉप से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं जो उस एरिया के शॉप से ले सकते हैं जहां से जो लोग हैं जिनका हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है वो खरीदारी करते हैं। वो क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। तो हमने रेंडमली कुछ शॉप्स उठाने होते हैं जिस एरिया के जिस खास लोगों का अगर हमने स्कोप में डिफाइन किया है कि इनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना है, तो उस एरिया के फिर शॉप से जाके हमने क्या करना है, चीजों की कीमतों का कंफर्म करना है या कलेक्ट करना। ये सब करने के बाद हम फिर उस लेवल पे आते हैं कि हम अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए तमाम जो शराइत है वो अगर पूरी कर रहे हैं तो हम कौन से मेथड के ऊपर, कौन से फार्मूले के ऊपर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें दो फार्मूले हैं। नंबर फर्स्ट है, उसको कहते हैं जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम करते क्या है, जो क्वांटिटीज consumed are taken as base. Quantities consumed in the base year is weight. इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वो क्वांटिटीज जो बेस ईयर में कंज्यूम हुए उसको एज अ वेट यूज करते हैं। अब इसको जरा समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से पहले इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P नॉट N इज इक्वल्स टू समीशन P N Q नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फॉर्मूला है। सो अभी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 5.8। इसमें कुछ कम्युनिटीज हैं जिसमें वीट है, राइस है, शुगर है, घी है, मिल्क है, वेजिटेबल है, मटन है और फ्यूल है। और इनके कुछ क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, वो है ये 5 मन है, ये 2 है, ये 0.05 मन है, ये 0.025 मन है, मिल्क 25 केजी है, वेजिटेबल 16 केजी है, मटन जो है वो ये भी आपका 5 केजी है और फ्यूल क्या है 4 लीटर है। 4 माउंट लिखा है लेकिन लीटर होना चाहिए। अब ये क्या है, ये प्राइस है, ये 1956 की प्राइस है और ये क्या है 1962 की प्राइस है, राइट। हमने क्या कहा था कि इस मेथड में हम क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर को एज क्या लेंगे, वेट लेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो कंज्यूम हुआ, ये हमारा वेट है जो कि किस में है, बेस ईयर का है, राइट। तो
आप इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने 1956 को एज अ बेस लेना है। अगर 1956 को बेस ईयर लेना है तो ये इसकी प्राइस क्या हो जाएगा, P0, और इसकी प्राइस क्या होगी, ये P1 होगी, राइट। अब हम चूंकि इस फार्मूले को देखते हैं, फार्मूला क्या कहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1962, ये कहते हैं समीशन P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0। तो सबसे पहले हमें P0 Q0 चाहिए, तो P0 और Q0, P0 ये 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ये आ रहा है जी आपके पास 6.00 आंसर आ रहा है। इसी तरह सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 0.5 से, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 0.2 से, तो ये आपके पास आ रहा है जनाब 8। इसी तरह इस कॉलम को इस कॉलम के साथ हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। अगला है 2, उसके बाद है जी 2.75, उसके बाद है जी 12.50, उसके बाद है जी 4, उसके बाद है 15 और देन 10, राइट। अब हमें चाहिए P1 Q0, P1 प्राइस ये है और Q0 ये। इसी तरह आप इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 7.50, और इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 9, उसके बाद है 2.50, उसके बाद है 3, उसके बाद है जी 18.75, उसके बाद है जी 8, उसके बाद है जी 20, उसके बाद है जी 12, उसके बाद क्या है 12 है। अब आपके पास क्या है, इनका हमें सम भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि P0 Q0 और P1 Q0 के सम भी हमें चाहिए। P0 Q0 का सम क्या है 60.25। इसी तरह P1 Q0 का क्या है 80.75। अब हमारे पास आंसर आ गए हैं जो हमें चाहिए। इनको हम जस्ट फार्मूले में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं, P01 इज इक्वल टू सम PIQ0। PIQ0 का सम क्या है 80.75 और डिवाइडेड बाय क्या है 60.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास आंसर आ रहा है 134। ये आपका आएगा 134% is basically consumer price index number for year 1962.